नमस्कार, आदाब। बोलना भारत में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो राजनीति में बहुत से प्रिंस और बहुत से शहजादे होते चले आए हैं और हिंदुस्तान की भी तमाम पार्टियों में ऐसे प्रिंस और ऐसे शहजादों की कमी नहीं है। आज हम बात करेंगे आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के एक शहजादे की। हालांकि ग्लैमरस उनके अंदर तो सरापा भरा हुआ है, शक्ल से, सूरत से, शबाहत से, पहनावे से, ओढ़ावे से लगते हैं कि हाँ वो प्रिंस हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वो आम आदमी पार्टी में कितना अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे कि यार ये पार्टी हमसे मेल नहीं खा रही है, हमारे सूट बूट और बातचीत और पहनावे ओढ़ावे से थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं रहा है। बात करेंगे राघव चड्ढा की। अक्सर चर्चा में बने रहते रहे, इधर कुछ महीनों से कुछ ज्यादा चर्चा होने लगी। हालांकि वो अलग बात है कि परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी हुई, लेकिन उससे पहले भी वो चर्चा के केंद्र में रहे। और अब तो इधर कुछ ज्यादा होने लगे जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। आम आदमी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और हालांकि आम आदमी पार्टी की सियासत करने वाला अन्य पार्टियों में भी जा सकता था, लेकिन उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी रही। मैं जानना चाहूंगा आलोक भाई आपसे, चूंकि कल भी एक मुद्दा था आम आदमी पार्टी से जुड़ा, संजय सिंह के बारे में और राजेंद्र गौतम जी के बारे में। तो आज राघव चड्ढा की तरह से आप उनके जीवन के बारे में, उनकी इनसाइड स्टोरी के बारे में बताइए, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकले तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ही में गए, इसके पीछे क्या रणनीति? आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, राघव चड्ढा शुरुआत से ही उस तरह के नेता थे जिनको अच्छे से मालूम था कि किसको साधना है और कैसे साधना है, और उन्हें अच्छे से मालूम था कि जो बड़े नेता हैं उनको सेट करके रखना है, और कार्यकर्ताओं से उनका जो है, जो वर्कर्स थे, जो आम आदमी थे, जो आम वर्कर्स थे, उनसे उनका कोई नाता रिश्ता नहीं था। लेकिन चूंकि जो टॉप लीडरशिप थी उनको बहुत पसंद करती थी, तो इसीलिए कार्यकर्ता कुछ बोल नहीं पाते थे। कार्यकर्ता बहुत बार उनके खराब व्यवहार को उन्होंने उठाया भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि सारी चीजें जो है दब जाती हैं। जब पार्टी जीत रही थी तो सारी चीजें दबती गई। वो एमएलए भी बने। 2020 में वो जरूर हार गए लोकसभा का चुनाव, लेकिन फिर उनको राज्यसभा की सीट से जो है वो कर दिया गया, रिवॉर्ड भी कर दिया गया। तो एक तरीके से राघव चड्ढा जो है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के आंखों के तारा थे। अच्छा। और चूंकि उन्होंने दिल्ली से ही पढ़ाई शुरू की थी, जन आंदोलन उस समय चल रहा था, वो भी जुड़ गए। धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। और वो इकलौते नहीं थे, ऐसे 3-4 और महानुभाव रहे। लखनऊ से भी कुछ लोग थे जिनको पता था कि अच्छा, सब लोग जो है बिल्कुल भावनाओं से जुड़े हुए थे, पैशनेट थे, लेकिन वो लोग को पता था कि कौन आगे बढ़ रहा है नेता, किसको कैसे पकड़ना है, किससे रिश्ता बनाना है, ये अच्छे से मालूम था। जो कि आम आदमी को, आम इंसान को ये सब नहीं मालूम होता। उसे लगा कि भाई क्रांति की दूसरी लड़ाई चल रही है, तीसरी लड़ाई चालू है, हम सब इसमें अपनी भागीदारी देंगे तो देश का कुछ भला होगा, समाज का कुछ भला होगा, ये सोच के सब लोग करते हैं। तो लेकिन राघव चड्ढा अच्छे से सब चीजें समझते थे, जानते थे, और उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। दिल्ली की जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, फिर गुजरात का भी उनको प्रभारी बनाया गया, और पंजाब का भी इनफैक्ट संदीप पाठक जी के साथ उन्हीं को प्रभारी बनाया गया था, और पार्टी जीती भी थी। पार्टी वहां पर जीती भी थी। और केजरीवाल जी ने उनको, जब संजय जी जेल में चले गए थे, तो केजरीवाल जी ने तुरंत राज्यसभा में प्रस्ताव भी पारित करवाया था कि अब हमारे जो है, हमारी ओर से जो वहां पे स्पोक्स पर्सन रहेंगे, जो मेन वो होते हैं, वो राघव चड्ढा होंगे। वो किसी कारणों से उसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन ये सारी जो कहानियां, ये सारे जो रिश्ते थे, जो आंखों के तारा थे, वो जैसी राघव चड्ढा जी की शादी होती है, वो सब कुछ बदल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, आलोक, शादी से चलिए, शादी के बाद बदल जाता है, शादी से पहले
ये इतने सबके आंखों के तारा कैसे बन गए? हालांकि आम आदमी पार्टी में बहुत से काबिल काबिल लोग बैठे रहे, बड़ी शख्सियत है आम आदमी पार्टी में, एक लंबी फेरिस्त है, लेकिन राघव चड्ढा को इतनी जिम्मेदारी देना और इतना आंखों के तारा बन जाना, उसके पीछे का कारण क्या, क्या वजह थी कि और सबको दरकिनार करके राघव चड्ढा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? देखिए, राजनीति में जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे मैं एक बात तो समझ चुका हूं और मैं सबको बताना भी चाहता हूं कि अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, तो आप लोगों को आपस में बहुत सारे पर्सनल रिलेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका बाद में जो है खराबी अनुभव रहता है। और वो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। हम लोग सुनते आए कि, और पार्टी के अंदर ये चर्चा चलती रहती थी बहुत पहले से ही, कि जो शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता हैं, मैं वैसे बिल्कुल खुल के नहीं कहूंगा, कि उनकी डॉटर से जो है शादी की बात चल रही थी इनकी, राघव चड्ढा की। और ये बात अंदर खाने जो है सबको पता थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो खाली गॉसिप थी, रीमर था। मतलब ये बात सबको मालूम थी कि मतलब शादी होनी है, इसी तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है ऐसे बेटे की तरह। इसीलिए सारी चीजें जो है पार्टी में जितने भी रिसोर्सेज हैं सब कुछ उनको मुहैया करा दिए जाते थे। पर्सनालिटी को ही अपना हथियार बना लिया था। हाँ, अब ये समझ में आता है कि वो तो अपनी पर्सनालिटी को सही में उन्होंने हथियार बनाया था। वो खाली अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए और एक रिश्ता कायम करने के लिए पर्सनल, और उससे कुछ गेन करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें करी। और जब उनको इतनी फेम मिल गई, इतना वो हो गया, बढ़ गए, राज्यसभा के जब सांसद बन गए, तब उन्होंने जो है बिल्कुल बंदर की तरह ऐसी गुलाटी मारी कि वो लेकिन आलोक भाई, एक सवाल यहाँ से ये भी उठता है कि आखिर वो कौन शीर्ष नेता थे? इसका मतलब कि वो बहुत जिम्मेदार पद पे थे, कि जिनके हाथों में ये पावर था कि किसको क्या सेट करना, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किसको किस राज्य का प्रभारी बनाना और किसको राज्यसभा भेजना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिनके आपने शादी का जिक्र किया कि वो चाहते थे कि ये मेरे दामाद बन जाए, बहुत हद तक वो बहुत ही पावरफुल रहे होंगे आम आदमी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि जो टॉप लीडरशिप है उन्हीं में से उन्हीं के वो हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड था कि खाली वो चाहते थे कि ये दामाद बन जाए। इन्होंने भी पूरी इसी तरीके से सारी चीजें दिखाई कि मैं मतलब आपका दामाद बनने ही वाला हूँ। और हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो एक साइड से था, वो दोनों साइड से ही था। और इस चीज का इन्होंने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया। इसका मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स की एक जबरदस्त बैटिंग चल रही थी? बिल्कुल, वो भी पॉलिटिक्स ही थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी पॉलिटिक्स थी। पर्सनल रिश्तों को यूज करके पॉलिटिक्स की जा रही थी। लेकिन आखिर में तो राजनीति में कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, और बाकी सब जो है तो और आजकल कौन ईमानदारी वाली राजनीति को मानता है? जैसे पहले हुआ करती थी, कुछ ऐसे नेता हुआ करते थे, हमने सुना कि साइकिल पे ही अपनी पूरी जिंदगी काट दी उन्होंने, बजाज सुपर पे ही अपनी पूरी जिंदगी काट दी, लोगों की सेवा करते रहे। आज कहाँ है? आज तो आप नेता बने, 1 साल में 1.5 साल में फॉर्च्यूनर चाहिए, लैंड रोवर चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर सब चाहिए। परिणीति चोपड़ा मिलने वाली। हाँ, बस तो कहाँ परिणीति चोपड़ा मिलेंगी? तो ये जो परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी हुई, वो बिल्कुल ही मतलब अकस्मात ही हुआ। ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से बातें चल रही थी, लेकिन वो उनकी शादी हुई। लेकिन शादी करने में देखिए कोई बुराई नहीं है। उसके साथ फिर से एक बहुत बड़ी गलती शीर्ष नेतृत्व से हुई। जैसे उनके पास पंजाब का प्रभार था उनके पास, लेकिन जैसी उनकी शादी हुई है उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उनसे पंजाब की सारी जिम्मेदारियां अपरोक्ष रूप से छीन ली गई। तो ये भी बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में गए तो बहुत कोशिश नहीं की होगी राघव चड्ढा। मैं ये मानता हूं कि हर आदमी के अंदर थोड़ी अच्छाई तो होती है। वो भी जानते थे कि हम एक मूवमेंट से निकल के हम ये जो है बाहर आए हैं और हमें क्या दायित्व है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन 2023 में मेरे ख्याल से शादी हुई थी, उसके ठीक बाद से ही उनसे सारी समस्त जिम्मेदारियां पंजाब की बिल्कुल छीन ली गई। वो एक तरीके से वो भगवान मान जी के वो भी थे, सहायक थे। अरे सहायक आप क्या कह रहे हैं आलोक भाई? उनको तो सुपर सीएम कहा जाता था पंजाब के अंदर।
हाँ, सुपर सीएम कहे जाते थे वो। सुपर तो मैं किंग। क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल जिम्मेदारी थी वो एक सहायक के रूप में थी, इसलिए मैं बोल रहा था। लेकिन ठीक बात है कि वो एक तरह से सब कुछ वही चला रहे थे, ये ठीक बात है। और जब उनका विवाह होता है तो उनसे 2 हफ्ते के अंदर सारी जिम्मेदारियां छीन ली जाती है। तो देखिए किसी के अंदर भी खटास तो आ ही जाएगी कि भाई शादी हुई, उससे इसका क्या रिश्ता नाता है, लेकिन वो ऐसा हुआ। लेकिन और जी जी, इसमें इसमें आलोक भाई एक बात और आ रही है। क्या परिणीति चोपड़ा से शादी होने की वजह से, या मेरे दामाद नहीं बन पाए इसकी वजह से नाराजगी थी, या एक बात सत्ता के गलियारों में ये भी होती रही कि परिणीति चोपड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी से उनकी करीबी थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के मुखिया को इस बात का डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी के लिए स्लीपर सेल का काम करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अब आप राजनीति में आप जानते ही हैं कि वसुंधरा राजे भाजपा में हैं तो उनके भाई उसमें हैं, बेटा कहीं और है। ऐसे मतलब कितने ही नेता हैं जिसमें ये कि बात वो है। इधर। इसका हाँ, तो मतलब कि वो नाराजगी सिर्फ इस बात से थी कि चूंकि मेरे दामाद नहीं बन पाए, इसलिए ज्यादा नाराजगी थी। बिल्कुल मेन नाराजगी का रीजन वही था, उसके अलावा और सब बातें झूठी। ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं बीच में शगुफा छोड़ा गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके पीछे भी पड़ी है शराब घोटाले में। अरे शराब घोटाले में राघव चड्ढा के पीछे क्या पड़ेगी, वहां तो सबके पीछे ही पड़ी है। दिल्ली में जो मेन मेन प्लेयर थे, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सबके पीछे ईडी थी। तो राघव चड्ढा ने कोई एक्सेप्शनल अलग से थोड़ा कोई स्पेशल कुछ उसमें घोटाला किया होगा कि उनके पीछे। तो राघव चड्ढा का ऐसा कहीं भी किसी और चीज में कोई नाम नहीं आया। और देखिए, मोटा मोटा हम सब ये समझते हैं कि सारी पार्टियां जो सत्ता में होती हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में, वो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट करती है क्योंकि उनको अगले इलेक्शन के लिए फंडिंग चाहिए होती है। मैं तो यही देखा है। देखिए, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ। जी जी जी। वहां पे सारे जो है आपके आदर्श और वो जो है वो वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। आप जो है अगले चुनाव के लिए आपको फंडिंग चाहिए तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे ये शराब घोटाले की बात हुई, हो सकता है कि दिल्ली खजाने को कोई बहुत नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह से स्कीम निकाली गई उस तरह से कुछ लोग के पास फंड पहुंच गया हो। और राघव चड्ढा हो चाहे और भी जो नेता हैं, ये आपस में एक दूसरे की सारी कमियां जानते हैं कि कहाँ कहाँ किसने क्या किया है, तो इसलिए कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं पाता है। आप देखेंगे कि उस मामले में कोई किसी के ऊपर से सवाल ही नहीं उठाएगा। तो राघव चड्ढा के बारे में कैसे वो आम आदमी पार्टी से भाजपा में चले गए, हम ये बात तो बिल्कुल ठीक से समझ चुके हैं। जैसा आपने भी कहा कि वो एक शहजादे के रूप में थे, एक शहजादे की तरह वो अच्छे घर से थे। उनको एक सही सही समय पे वो वहां पे पहुंच गए उस आंदोलन में, और उनको हाथों हाथ उठा भी लिया गया। शीर्ष नेतृत्व के आंखों के तारा बन गए, उनको सारी जिम्मेदारियां मिलती चली गई। अगेन वो कार्यकर्ताओं के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, वो ग्राउंड लेवल वर्कर नहीं थे, वो कभी भी नहीं रहे। हाँ वो भाई, शीर्ष नेतृत्व वर्कर। मैं उसी पे आलोक भाई आ रहा था, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से बहुत सालों से जुड़े रहे और अंदर तक आपकी पैठ थी और आना जाना था, दिल्ली भी लखनऊ भी, और लखनऊ से आप मेरे ख्याल से आप पूर्वी विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं जी आलोक जी भाई। जी भट्टाई। जी। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि व्यक्तिगत कैसे आदमी थे, मतलब कैसे आदमी है अभी, मतलब राघव चड्ढा हालांकि व्यक्तिगत थे, मतलब तब जब आम आदमी पार्टी में थे। अब तो वो बीजेपी में है, तो आम आदमी पार्टी में वो किस तरीके से उनका रवैया था, या कैसे मिलना जुलना लोगों से, व्यक्तिगत तौर से कैसे आदमी बहुत। देखिए, जो 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 टॉप लीडरशिप थी और जो मिडिल वाली स्ट्रीम थी, जो हम कहते हैं मैनेजमेंट था, जी टीम थी, उनके साथ तो उनके रिश्ते अच्छे ही थे। जी और और वो हमने देख भी लिया कि जब वो भाजपा में गए तो जिनके बारे में हमने सोचा था कि वो कभी नहीं जाएंगे भाजपा में, ऐसे संदीप पाठक जी, वो भी चले गए। तो इसका मतलब है कि राघव चड्ढा के सबसे रिश्ते जो है हाँ, अच्छे ही थे। मैनेजमेंट लेकिन जी मैनेजमेंट ठीक था, उनका मैनेजमेंट ठीक था। लेकिन जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स थे उनके साथ उनका कनेक्ट कभी नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके जी। लिए लोग आवाज भी उठाते रहे, और बहुत पहले से लोग कहते थे कि इनका व्यवहार जो है एक शहजादे की तरह है, राजा की तरह है। और ये खाली मतलब टीवी पे आते हैं, उस पे आते हैं, बोलते हैं, लेकिन जमीन पे इनका कुछ हमें वो नहीं दिखाई, इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये बातें होती रहती थी। और अब क्या कहा जाए, पर्सनल रिश्तों की जो है इस तरीके से खराब हुए पर्सनल रिश्ते
कि उसका राजनीति पे भी असर पड़ा। जो पार्टी जन आंदोलन से तैयार हुई थी, ये सब मतलब एक तरह की फौज थी, वो फौज जो है बिखर गई। बड़ा दुख भी होता है। और जो और भी बेहतरीन फौज में सिपाही थे, जैसे हमारे उस समय योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण जी थे, वो सब लोग बहुत पहले ही 2013, 14, 15 में ही वो हो गए। जबकि प्रशांत भूषण जी के 1 करोड़ रुपए से ही पार्टी स्टार्ट, उन्होंने खुलेआम 1 करोड़ रुपए दिया था जंतर मंतर पे। जब पार्टी का स्थापना दिवस था 26 नवंबर 2012, मैं भी वहीं था जंतर मंतर पे, तब जो है उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था और वहीं से पार्टी जो है स्टार्ट हुई थी। लेकिन उनको भी जो है दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो एक बार जब जी, तो क्या आलोक भाई अब ये माना जाए कि ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी आ गए भतीजा, तो पार्टी में थोड़ा सा कमजोरी आ गई। उत्तर प्रदेश में मायावती जब से भाई भतीजावाद पे चले आए तो उनका ग्राफ गिरता चला गया। भाई एक टाइम समाजवादी पार्टी में परिवार के जब विलय खुल के सामने आ गया तो समाजवादी पार्टी तब से अभी तक सही मायनों में देखा जाए तो उभर नहीं पाई है। ठीक है, नहीं पाए। तो क्या आम आदमी पार्टी में भी ऐसे ही परिवार मोह आ गया था कि किसी को दामाद बनाने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से पार्टी अब इतने ज्यादा उसका भी ग्राफ गिरता जा रहा है? उसका मतलब कारण देखा जाए तो परिवार ही है क्या? बिल्कुल है। जो शीश महल जिसको कहा जाता है, आपने भी इतना सुना ही होगा शीश महल के बारे में कि 50 करोड़ 60 करोड़ का जो है घर में इतने सारे चीजें, जकूबी से लेके पता नहीं क्या क्या स्पा और ये सब बना। तो वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को सोच कर ही बना था, उनकी सहमति से बना था। प्रिंस के लिए बनाया गया था शीश जी महल। जी जी, क्योंकि कभी अरविंद केजरीवाल जी को कभी इसकी जरूरत नहीं थी, वो इस तरह के इंसान है भी नहीं। अब वो तो लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए बनाया गया था। और इतना बड़ा खेल हो गया, 50 करोड़ 60 करोड़ जो है फालतू में खर्च हो गए, उसकी इतनी बदनामी भी हुई और पार्टी हार भी गई जो है वहां पे चुनाव। तो बिल्कुल ठीक बात है, परिवारवाद के चक्कर में चीजें बिगड़ती हैं। राजनीति में परिवारवाद कभी आना नहीं चाहिए इस तरीके से। शीश महल को राघव चड्ढा ने लात क्यों मार दी? शीश महल को लात थोड़ा मारी, शीश वो अपना टारगेट उनका चेंज हो गया, वो गए कहीं और शादी कर लिए, दिक्कत ये हो उससे बड़ा महल की तरफ चले गए। गई। भाई वो लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी क्षमता हो गई कि वो लंदन में जाते हैं अपने आंखों को ठीक कराने और वहीं 6 महीने रुक जाते हैं। वहां पे लॉर्ड्स में मैच चलता रहता है, क्रिकेट मैच, तो वहां पे भी उपस्थित रहते हैं। तो भाई वो अब हम सबसे जो है वो बहुत ऊपर चले गए हैं। हम पता नहीं उन तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचना भी चाहेंगे। कुछ नहीं, राजनीति में सांप सीढ़ी वाला हाल होता है, कभी कोई बहुत ऊपर जाता नीचे भी आ जाता है। हरियाणा के एक मंत्री ने ये भी एक बयान दिया था कि उनको सुना मारा पीटा भी गया। नवीन जय हिंद जी ने, जो स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड हैं, वो हाँ, वो भी पहले पार्टी में थे, वो भी 2014-15 में जो है वो कट गए, ठीक आदमी थे। तो उन्होंने ये बात कही कि इनको पकड़ के खूब मारा भी गया है, लेकिन ये कह किसी से सकते नहीं है राघव चड्ढा। तो ये सब जो है वही उसी दौरान हुआ है, जब शादी इनकी होने का अनाउंस किया इन्होंने, तभी उनकी मारपीट भी हुई होगी, मैं तो यही मानता हूँ। उसी समय वही टाइमलाइन बता रहे हैं वो भी, नवीन जय हिंद भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे आलोक भाई, बहुत खुल के आपने बताया राघव चड्ढा के बारे में, क्योंकि जनता ऐसे बहुत से नेताओं के बारे में जानना चाहती है, उत्सुक रहती है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहते हैं भारतीय राजनीति में। इनके बारे में जानने के उत्सुक रहती है जनता। आपने खुल के सब बताया, और फिर किसी मुद्दे पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, किसी ऐसे ही किसी लीडर को लेके आएंगे। वो अलग बात है, वो प्रिंस ना हो कोई और हो, लेकिन अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी को।